नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SBN ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस। सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं नंदकिशोर वैष्णव आपको अपने शेष भाग जो प्रथम टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसका शेष भाग आज पढ़ाने जा रहा हूं। ये अपना छठा वीडियो है। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा अपना। टोटल इसके 7 भागों में अपन इसको डिवाइड किया गया। 7वां भाग इसका अंतिम रहेगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण का मतलब होता है कि जितने भी ठोस होते हैं वो जो मेटल है, जो धातुएं हैं, उनके अंदर या जो मेटल है, नॉन मेटल भी है, जो धातु या अधातु है, उनके अंदर विद्युतीय गुण किस प्रकार से रहते हैं, विद्युतीय गुण होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में ठोसों को बांटा गया है, जिनके अंदर पहला जो भाग आता है वो आता है चालक। पहला जो भाग है वो है चालक। नाम से पता चल रहा है चालक मीन्स हम बहुत छठी क्लास से इस चीज को पढ़ रहे हैं, बहुत बार हमने इसको पढ़ा है। चालक का मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हो, अर्थात पहला इसका गुण आ गया विद्युत का चालन करते हो, विद्युत का चालन करते हो, चालन करते हो, पहली चीज। दूसरा भाग आ गया, दूसरी बात क्या होगी, इनकी या इनका प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, या अपन इनकी चालकता, इनकी चालकता 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर होती है। यहां प्रति ओम प्रति मीटर का मतलब क्या हो गया, ओम का उल्टा। इसको कई जगह आपको मिलेगा महो। ओम को अगर अपन उल्टा बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, महो हो जाता है। अब अपन इसकी चालकता जो होती है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम प्रति मीटर होती है। उसके बाद अपन देखें धातुओं में ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में कमी आती है। कोई भी धातु होती है जिसे अपन देखते हैं, जो हमारे घरों के अंदर जो तार यूज होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के, लोहे के, तो अपन जब भी अगर कोई भी मोटर चलाते हैं तो जब वो गर्म हो जाती है तो उसकी स्पीड हल्की हल्की सी कम होने लग जाती है, और हम कहते हैं इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। तो इसका मतलब इट मीन्स ये हो गया कि कोई भी अगर धातु है तो उसका ताप बढ़ने पर उसकी चालकता के मान में कमी आती है। अब उसके बाद में इसका चौथा पॉइंट जो आता है वो होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिकों में क्या होता है बेटा, आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और बिना इलेक्ट्रॉनों के धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आयनिक यौगिक फिर किस अवस्था में चालन करते हैं, ये जो आयनिक यौगिक है ये गलित अवस्था में या जल योजित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब क्या कोई ऐसा आयनिक यौगिक है क्या जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता हो? हाँ, कब, जब यदि किसी ठोस में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि पाई जाती हो। अगर किसी प्रकार की उसके अंदर अशुद्धि मिल जाती है तो फिर वो आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करता है। जैसे NaCl, अगर NaCl की अगर अपन बात करें तो NaCl है, KCl है, ये एक ऐसे आयनिक यौगिक है जो ठोस अवस्था में भी अगर इनमें कोई किसी पदार्थ की अन्य पदार्थ की अगर अशुद्धि पाई जाती है, जैसे अपन इसको पढ़ा था कि अगर NaCl में स्ट्रांशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिल जाए तो उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है।
तो उसी प्रकार से यदि इनमें किसी अन्य पदार्थ की अगर अशुद्धि मिल जाती है तो फिर ये अपनी चालकता के मान में वृद्धि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, अच्छा अब आ गया चालक के एग्जाम्पल। जितनी भी धातुएं होती है वो सारी इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे लोहा, चांदी। चांदी जो है वो सबसे अधिक चालक है। लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे जो है वो सारे विद्युत चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अतः इन्हें चालक कहते हैं। अगला आता है हमारा कुचालक। दूसरा जो आता है वो आता है कुचालक। जैसे नाम से पता चल रहा है कुचालक। कुचालक, कुचालक का मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है ऐसी धातुएं, ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हो उन्हें कुचालक कहते हैं। पहला पॉइंट आ गया, जो चालन नहीं करते हो, जो चालन नहीं करते हो उन्हें कुचालक कहते हैं। दूसरा, इनकी चालकता का परास, चालकता की परास, इनमें चालकता की परास जो होती है वो माइनस में होती है। इनकी चालकता की परास कितनी होती है बेटा? माइनस में, बहुत ज्यादा, अर्थात 10 की घात -20 से 10 की घात -10 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए आप इनकी चालकता की परास जो है कितनी कम है, अर्थात ये किसी भी हालत में विद्युत का चालन नहीं करते। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, प्लास्टिक, लकड़ी, एस्बेस्टोस, ये ऐसे उदाहरण है जो विद्युत का चालन नहीं करते। अब अगर आपको इसको चालन करवाना है तो बहुत ज्यादा विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य रूप से संभव नहीं है। सामान्य रूप से वो क्या है? असंभव है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कुचालक। इनके बाद में अपन बात करें तो अगला आता है, तीसरा भाग आता है इसका कुचालक के बाद में अर्धचालक। तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा? अर्धचालक। अब बात आती है अर्धचालक। नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक, कुचालक और चालक दोनों के मध्य का जो भाग आता है वो क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाएगा। तो अर्धचालक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें चालक व कुचालक दोनों के लक्षण पाए जाते हो, अर्थात वो एक विशेष तापमान पर, विशेष टेम्परेचर पर या विशेष स्थिति में विद्युत का चालन करते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता की जो परास आती है वो आती है चालकता की परास, चालकता की परास। इनकी चालकता की जो परास आती है, जैसे अपन ने चालक में देखा था अपने कि 4 से 10 तक होती है और कुचालक में -20 से -10, और इनकी होती है -10 से 10 की घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। अर्थात ये जब तक इनको टेम्परेचर, जब तक इनको निश्चित तापमान नहीं दो तब तक ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे इनको एक नियत टेम्परेचर पर नियत स्थिति प्राप्त हो जाती है तो चालक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। और अब इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल आता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसकी क्या है? अर्धचालक। जो हमारे अपन ने देखा था ना आवर्त सारणी के अंदर जो सीढ़ी नुमा स्थिति में जो धातुएं पाई जाती है, जो सीढ़ी नुमा स्थिति में इस प्रकार से बोरोन, सिलिकॉन, टेलुरियम, एल्युमिनियम, ये और ये जर्मेनियम, तो ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि जिनमें चालक और अर्धचालक दोनों के लक्षण पाए जाते हो, जो विशेष परिस्थितियों में विशेष टेम्परेचर पर विद्युत का चालन करते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं।
अब अपन ओके बेटा, अब अपन देखते हैं धातुओं में चालन। मैंने चित्र थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बनाया पहले। तो धातुओं में जो चालन है हम उसको ऊर्जा बैंड के आधार पर समझ सकते हैं। ऊर्जा बैंड क्या होता है, कोई भी जो धातु होते हैं उनमें जो धातुओं में जो चालकता के गुण पाए जाते हैं, धातुओं में जो चालकता पाई जाती है उसका मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा बैंड से या एक कक्षक से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में जाते हैं तो ही वो धारा को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में लेकर के जाएंगे, फिर वो दूसरे परमाणु, फिर वो तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा का प्रवाह होता है। तो अब यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे होता है कि जितने भी परमाणुीय कक्षक होते हैं, जितने भी किसी भी एक परमाणु में जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करके एक दूसरे का अति व्यापन कर लेते हैं। और जब वो एक दूसरे का अति व्यापन कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊर्जा अंतराल है परमाणुीय कक्षक में और आणविक कक्षक में, जो ऊर्जा अंतराल वो बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है या बहुत नहीं के बराबर रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से जंप करके तुरंत प्रभाव के साथ ऊर्जा बैंड में या चालक बैंड में चले जाते हैं, जिससे ऐसे ठोसों को अपन कहते हैं चालक। अब दूसरी बात करते हैं अर्धचालकों की। तो अर्धचालकों में क्या होता है कि ये जो ऊर्जा अंतराल होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा, जैसे कोई परमाणु है उसका परमाणुीय कक्षक है, ये जब आणविक कक्षक आपस में बनाएंगे तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को अति व्यापन नहीं करेंगे, ये हल्के से दूर रहेंगे। अब अगर ये दूर है, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें जंप करना है तो वो क्या करेगा, ऐसे नहीं जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको हल्की सी ऊर्जा देंगे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, ऊर्जा देंगे। जैसे आपने ऊर्जा दी इलेक्ट्रॉन में क्या आ गई, गतिशीलता आ गई। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां आ गया, चालक बैंड में आ गया, चालक बैंड में आ गया। जैसे वो चालक बैंड में आया विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो ये होंगे अर्धचालक। और अब बात करते हैं कुचालकों की। तो कुचालकों में क्या होता है कि जो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो आणविक कक्षक बनाते ही नहीं है, और बनाते हैं तो उनके मध्य क्या होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। अब आप इनको सामान्य ऊर्जा दे करके आप इनको चालक बैंड में इलेक्ट्रॉनों को नहीं पहुंचा सकते, वो वहीं के वहीं रहेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या, आपने इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा दी है या बहुत विशेष परिस्थिति में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को पहुंचा भी दिया है तो इट मींस वो बहुत ही कम विद्युत का चालन करेंगे, अर्थात वो विद्युत का चालन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वो अपन बोलते हैं कुचालक कहते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, कुचालक कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया धातुओं में जो चालन है वो ऊर्जा बैंड के आधार पर हम इन्हें तीन भागों में डिवाइड करते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। इनके आधार पर हमारे को ये तीन स्थितियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो अर्धचालक है इसके प्रकार देखते हैं अपन, अर्धचालकों के प्रकार क्या होते हैं देखते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अर्धचालक। अगला आता है अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालकों के प्रकार में क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको अपन बोलते हैं, जो आता है अंतरा अर्धचालक, इसको अपन कहेंगे अंतरा अर्धचालक, अंतरा अर्धचालक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेज अर्धचालक। और दूसरा आता है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, नेज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक और अंतरा अर्धचालक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसको, अंतरा अर्धचालक क्या होता है। अंतरा अर्धचालक का मतलब हो गया ऐसे अर्धचालक
जो शुद्ध रूप से उसी धातु के बने होते हैं, जो 100% प्योर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अर्धचालक है जो 100% सिलिकॉन से बना है, 100% जर्मेनियम से मिलकर के बना है, तो अगर ये 100% एक ही धातु से मिलकर के बने हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें जितने भी धातुएं हैं वो बिल्कुल कंजक्शन, बिल्कुल टाइट के साथ बंधे हुए हैं, तो अब उनके अंदर धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। तो अगर ये शुद्ध रूप से है तो इनमें चालकता का मान बहुत कम होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अर्धचालक या नेज अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध धातु से मिलकर के बने होते हैं जिनकी चालकता का मान बहुत कम होता है। अब दूसरा प्रकार आता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक का मतलब क्या हो गया? ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धियां मिली रहती है और अन्य पदार्थ की अशुद्धियां मिलने के कारण ये विद्युत का चालन आसानी से कर लेते हैं। अन्य पदार्थ की अशुद्धियां मिलने के कारण ये विद्युत का चालन आसानी से कर लेते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है बेटा? एन प्रकार अर्थात यदि अपन इस सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन है, सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व है बताइए? सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व होता है? 14वें वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है? 14वें वर्ग का तत्व है। तो अगर कोई 14वां वर्ग का तत्व हो गया तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 अर्थात बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 2 8 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अगर मैं सिलिकॉन को बनाऊं, सिलिकॉन 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 Si सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये क्या करेंगे? आपस में संयुक्त है, ये आपस में सहसंयोजक बंध बना करके आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? शुद्ध अर्धचालक। ये भी क्या है? शुद्ध अर्धचालक। इसकी चालकता बहुत कम है। अगर मैं इसके अंदर 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दूं, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला देता हूं, अगर मैंने 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, 15 वर्ग कौन सा हो गया? सिलिकॉन से आगे। सिलिकॉन से आगे कौन आ जाएगा बताइए? जैसे 15वें वर्ग की अशुद्धि में कौन आ गया? फास्फोरस आ गया। अगर मैंने इसके अंदर फास्फोरस डाल दिया, फिर फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 बाह्यतम कोश में 5। बाह्यतम कोश में कितने आगे? 5 आगे। तो अगर मैंने इसके अंदर मान लीजिए यहां पर मैंने फास्फोरस डाल दिया, सिलिकॉन को हटा दिया, फास्फोरस डाल दिया, तो फास्फोरस के तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये देखो, एक सिलिकॉन के साथ संयोग कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तीसरा इस सिलिकॉन के साथ, चौथा इस सिलिकॉन के साथ, परंतु फिर भी एक 5 बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा। इसको अपन बोलते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच गया है तो ये यहां से यहां भ्रमण करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इस प्रकार से इसकी चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है और यह कहलाता है एन प्रकार का अर्धचालक। परिभाषा वापस सुनिए। यदि किसी जर्मेनियम में, यदि किसी अर्धचालक में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर वह 4 इलेक्ट्रॉनों को आपस में संयोग कर लेता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण
अर्धचालक में, जिसके कारण अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, वह चालकता के मान में वृद्धि होती है, उसे एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कई बार परीक्षा में बोर्ड में 12th की बोर्ड में आया हुआ सवाल है। इसको अपन बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। दूसरा पढ़ते हैं अपन पी प्रकार के अर्धचालक। एन के बाद में अगला आता हमारा पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं देखिए, दूसरा आता है पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक। तो अब देखिए बेटा, पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, अपन वही एक शुद्ध सिलिकॉन लेते हैं। ये अपन ने लिया सिलिकॉन, ये सिलिकॉन लिया साहब, ये सिलिकॉन हो गया। अब ये आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा, आपस में संयोग करके सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, जुड़े रहते हैं। ये लो साहब, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको दे दिया, अपना स्टेप पूरा कर लिया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि क्या अगर इसके अंदर में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाऊं, 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाऊं, 13वां वर्ग कौन सा हो जाएगा, बोरोन वाला। बोरोन वाला जो है, जैसे बोरोन, ये जो वर्ग है ये 13वें वर्ग के तत्व है, 13वें वर्ग। अब इसमें अगर मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम को मिला लिया, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 8 और 3। 13 वर्ग आ गया। तो आयतन कोश में कितने रहे, 3। ये लीजिए मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया साहब यहाँ पर, ये रहा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इससे संयुक्त कर लिया, दूसरा इससे संयुक्त कर लिया, तीसरा इससे, परंतु अब एक तो इसके पास है ही नहीं। अगर इसके पास नहीं है तो ये कहेगा साहब मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो यह छिद्र बचा हुआ रहेगा। इसको अपन कहते हैं हॉल, HOLE, हॉल यानी छिद्र, रिक्तिका बोलते हैं अपन इसको। अब क्या होगा, इस होल के कारण इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यहां होल बढ़ गया, ये यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां होल आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां होल आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां होल आ गया। तो होल गति कर रहा है नहीं कर रहा है, और उस होल के कारण इसके अंदर पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होता है और ये चालकता प्रदर्शित करता है। तो यहां से बात चलती है कि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं उनमें किसी अन्य पदार्थ की अगर परिस्थिति मिला दी जाती है तो वो जो है वो धारा का प्रवाह करते हैं, उनमें चालकता के मान में वृद्धि होती है। अब अगर मैं आपसे यहां से बात करूं कि सर ये होल जो है इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति का पता कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई पी प्रकार का अर्धचालक है, मान लीजिए कोई पी प्रकार का अर्धचालक है, यदि इसको मैं किसी इलेक्ट्रोड छड़ों से जोड़ूं और धारा प्रवाहित करूं तो इसमें क्या होगा कि जो होल है ये ऋणायन की तरफ गति करेगा। किधर गति करेगा, ऋणायन की तरफ गति करेगा। और ऋणायन की तरफ गति कौन करता है, धनायन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो होल की प्रकृति है वो धनायन प्रकृति का होता है। इस प्रकार से हमारा ये पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक कंप्लीट हो गए। अब अपन देखेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण, गलती के लिए क्षमा, ठोसों में चुंबकीय गुण कैसे होते हैं देखते हैं। हो गया बेटा, ओके। अब अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ठोसों में चुंबकीय गुण पढ़ेंगे अपन, उससे पहले थोड़ा छोटा टॉपिक रह गया अपना अर्धचालकों के उपयोग। तो अर्धचालकों का उपयोग क्या होता है, वैसे तो अपन बहुत सारी चीजें जानते हैं परंतु फिर भी एक तो पहला उपयोग इसका आता है एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को या प्रत्यावर्ती धारा को विशिष्ट धारा में डीसी करंट में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पहला उपयोग। और दूसरा उपयोग इसका आता है
कि जितने भी अपने ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड, एनपी एन डायोड, पीएनपी डायोड, रेडियो ट्रांजिस्टर इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको अपन लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग होता है सोलर पैनल बनाने में। जितनी अपनी सौर ऊर्जाएं आती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर अपने छतों के ऊपर एक ऐसा सौर पैनल लगता है, प्लेट लगती है जिसके अंदर ऐसे गोल गोल लगे होते हैं, कई में चौकोर भी मिलते हैं, ये सारे सिल्वर के होते हैं। ये इस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे, और तो ये जो जुड़े रहते हैं प्रत्येक क्या है, अर्धचालक है। प्रत्येक गोल पॉइंट जो है उसके अंदर वो सारा क्या होता है, अर्धचालक होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सौर पैनल कहलाते हैं, जिससे हमें धारा प्रवाहित होती है। इसको अपन एक बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, फिर अपन इसको बार बार काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्धचालकों के उपयोग होते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ठोसों में चुंबकीय गुण। इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है ये, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में या धातुओं में लिख सकते हैं चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। तो ठोसों में चुंबकीय गुण क्या क्या होता है बेटा, देखते हैं। ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के कारण भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। इट मींस क्या हो गया यहाँ पर कि जो ठोसों में चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो अपना है वो एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अगला, कि जो ठोसों में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा इसके बाद में क्या आता है कि उन इलेक्ट्रॉनों की दो गतियों के कारण चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होता है। पहली गति आती है अक्षीय और दूसरी आती है कक्षीय गति। इन अक्षीय और कक्षीय गति के कारण चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं। अक्षीय गति क्या होती है और कक्षीय गति क्या होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर अक्षीय गति का मतलब क्या हो गया, एक अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर। जैसे मैं हूं, अगर मैं अपने ही अक्ष पर घूमता हूं तो ये क्या हो गई, अक्षीय गति हो गई। तो ये जो आ गई ये कहलाएगी हमारी अक्षीय गति, इसको अपन बोलते हैं अक्षीय गति। और एक आती है कक्षीय गति, जो अपनी एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि घूमता है, निश्चित कक्षा के अंदर। जैसे अगर ये कोई एक निश्चित कक्षा, जैसे जो हमारा पृथ्वी है सूर्य के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, वो कहलाती है कक्षीय गति। और इन दोनों गतियों के कारण, अक्षीय गति और कक्षीय गति के कारण ठोसों में चुंबकीय गुण आते हैं। तो इन सभी के कारण चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को या चुंबक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है अनुचुंबकीय। पहला आता है अनुचुंबकीय तत्व या ठोस या धातु। अनुचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब होता है यदि किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी ठोस को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा हल्का सा आकर्षित होता हो, हल्का सा आकर्षण बल अनुभव करता हो, वह कहलाता है अनुचुंबकीय तत्व, या वो कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला जो हल्का सा आकर्षण बल अनुभव करते हो या आकर्षण को प्रदर्शित करता है, वो कहलाता है अनुचुंबकीय तत्व, पहली चीज। दूसरी, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। जैसे एक कक्षक है, इसके अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 1 है, अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण भी अनुचुंबकीय तत्व गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, फेरस ऑक्साइड, ये सारे जो आते हैं वो क्या आते हैं,
अनुचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है नेक्स्ट प्रतिचुंबकीय तत्व या प्रतिचुंबकीय ठोस। दूसरा आता है प्रतिचुंबकीय ठोस। प्रतिचुंबकीय ठोस क्या तत्व। प्रतिचुंबकीय ठोस या तत्व में क्या होता है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है NS या नॉर्थ साउथ चुंबकीय ध्रुवों को प्रदर्शित करता है। अगर मैंने इसके अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ को रखा और उससे आने वाली बल रेखाओं को यदि ये चुंबकीय पदार्थ हल्का सा प्रतिकर्षित कर देता हो, प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो, तो वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय तत्व। पहला, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो उसे चुंबकीय तत्व, प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। दूसरा, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो, कोई अयुग्मित नहीं है, सारे युग्मित है, जिसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो वो प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। अब उसके बाद में अगर अपन इसके देखें एग्जाम्पल के रूप में, इसके अगर देखें तो कौन सा आ जाएंगे, इसके कोई सा भी दो पकड़ कर देख लीजिए आप। अगला देखते हैं अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाद में, जैसे कोई सा भी हाइड्रोजन है जिसके पास प्रतिचुंबकीय पाए जाते हो, और इसके एग्जाम्पल नहीं लिखवाया मैंने, जैसे हाइड्रोजन माइनस का हो या सोडियम प्लस में हो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीयता बना लेते हैं। उसके बाद में अगला आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तीसरा, लोह चुंबकीय पदार्थ या तत्व। लोह चुंबकीय तत्व या लोह चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, जिनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हो, जिन्हें, वापस सुनिए, जिन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हो, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा कि कोई भी एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, मान लीजिए मैंने ये लिखा, ये कोई भी एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जाते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों के समूह पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे समूह को अपन कहते हैं डोमेन। क्या कहेंगे इनको, डोमेन कहते हैं। अब इसको लोह चुंबकीय क्यों कहते हैं कि जैसे ही हमने इस चुंबकीय पदार्थ को, जैसे ही हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जैसे ही अगर अपन ने इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये जितने भी डोमेन है, ये जितने भी डोमेन है ये बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे, 100% व्यवस्थित हो जाएंगे, ऐसे एक ही दिशा में। ऐसे अगर ये डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए तो ये प्रबल आकर्षण बल को अनुभव करते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अपन चाहें तो इसके अंदर अपन निकेल है, आयरन है, और भी फेरिक ऑक्साइड है Fe2O4, इसमें सारे क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद में अगला आता है, चौथा इसका आता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा आता है इसका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जो लोह चुंबकीय है पर उसका बिल्कुल उल्टा। कैसे, अगर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ को उसके अंदर जितने भी डोमेन पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, जितने भी डोमेन पाए जाते हैं, यदि मैं इस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये डोमेन क्या होंगे,
कुछ विशेषता दिख रही है। एक डोमेन सीधा, एक उसके विपरीत, दूसरा उसके सीधा फिर विपरीत। तो एक डोमेन दूसरे डोमेन के प्रभाव को निरस्त कर देता है, एक डोमेन दूसरे डोमेन के प्रभाव को निरस्त कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे इनको अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो भी ये आकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे और ना ही ये प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट आता है इसका पांचवा, फेरिलो चुंबकीय पदार्थ। फेरिलो चुंबकीय पदार्थ, फेरिलो चुंबकीय पदार्थ। फेरिलो चुंबकीय तत्व पदार्थ क्या होते हैं कि इसके अंदर डोमेन की जो व्यवस्था आती है, मान लीजिए जब तक इनको अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखेंगे तब तक ये डोमेन अनियमित रहेंगे, परंतु जैसे ही आप इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो डोमेन है इनकी क्या विशेषता आ जाएगी कि इनमें एक डोमेन सीधा एक उल्टा, परंतु दो सीधे एक उल्टा, अर्थात डोमेन का पूर्णतया प्रभाव निरस्त नहीं होता है। डोमेन पूर्णतया एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे अपन कहते हैं फेरिलो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई कमी रही हो, कोई त्रुटि रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और कल मैं आपको इस पार्ट से संबंधित जितने भी बोर्ड में आज तक हमारे 2013 से लगाकर 2020 तक के सवाल आए हैं उनको एक बार डिस्कस करूंगा, एक बार उनको आपको मैं लिखवा दूंगा, लिख करके लाऊंगा, मैं बोर्ड पर लिखे हुए रहेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं, जिस जिस भाग में से बनते हैं, मैं उनके एक बार आपको रिकॉल करवा दूंगा। साथ ही साथ जो मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पीडीएफ जारी कर दूंगा, जिसमें मेरे जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं वो सारा आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आपको कॉपी में नोट्स करना है। थैंक यू। अगर किसी प्रकार की कमी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आभार।